साथियों, आप सभी का विजय के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोबाइल ऐप कुरमा के संदर्भ में। तो याद रखिएगा कि यह मोबाइल ऐप कुरमा किससे संबंधित है, तो यह कछुओं के संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि कुरमा किसको कहते हैं, कछुए को ही कुरमा कहा जाता है। तो देख लेते हैं कि संदर्भ क्या है। 23 मई 2020 को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। तो 23 मई 2020 को विश्व कछुआ दिवस पर कछुआ संरक्षण के लिए कुरमा नामक एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। इस ऐप को टर्टाइल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के सहयोग से इंडिया टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क TICAN द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप करेगा क्या, तो यह ऐप न केवल उपयोगकर्ताओं अर्थात यूजर्स को देश भर में कछुओं की प्रजातियों की पहचान करने के लिए एक डेटाबेस प्रदान करता है, बल्कि इनको निकटतम संरक्षण केंद्र की अवस्थिति भी बतलाता है कि कहाँ पर निकटतम संरक्षण केंद्र स्थित है। इसके अलावा यह एक डिजिटल डेटाबेस के रूप में कार्य करता है, जिसमें भारत के ताज़े जल फ्रेश वाटर के कछुओं सहित, फ्रेश वाटर के मतलब कि इसमें लवणीय मतलब समुद्र वाले कछुओं को नहीं लिया गया है। तो फ्रेश वाटर के कछुओं जैसे जो नदी इत्यादि में पाए जाते हैं, तो ताजे जल के कछुओं सहित कछुओं की 29 प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें कछुओं की पहचान, वितरण, स्थानीय नाम एवं खतरों के बारे में जानकारी दी गई है। तथा एक संस्था है ट्रैफिक। ये जो ट्रैफिक संस्था है, इसकी एक रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार यह जो अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार निगरानी संगठन ट्रैफिक है, इसके द्वारा वर्ष 2019 में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 11,000 जो है सामान्य कछुए एवं मीठे जल के कछुओं को अवैध शिकार एवं तस्करी इनकी होती है। अब थोड़ा सा कुछ संस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। यह पहला है इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क IICAN। तो यह जो है यह प्रमुख संरक्षण एजेंसियों का एक समूह है। तो प्रमुख संरक्षण एजेंसियों का एक समूह नागरिक विज्ञान पहल या सिटीजन साइंस इनिशिएटिव शुरू करने के लिए एक साथ कार्य कर रहा है, जिसे इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से यह जो संगठन है, इसमें कई सारी जो संरक्षण एजेंसियां हैं उनको शामिल किया गया है, और ये मिल करके एक इनिशिएटिव चला रहे हैं जिसका नाम है सिटीजन साइंस इनिशिएटिव। यह कछुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो आम जनता को स्थानीय डेटा संग्रह में संलग्न करने एवं प्रवर्तन एजेंसियों या वन विभागों को सहायता प्रदान करने में मदद करता है। तो मतलब जो आम जनमानस है वो भी अपना सहयोग इसमें दे सकते हैं इन जो कछुए हैं इनके संरक्षण में। अगला है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के बारे में देखते हैं। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने बाघ पारिस्थितिकी के विस्तृत अध्ययन के साथ शुरुआत करते हुए वर्ष 1988 से भारत में अपने वैश्विक मिशन को आगे बढ़ाया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया मिशन सरकारी एवं गैर सरकारी सहयोगियों के साथ रचनात्मक सहयोग के माध्यम से वन्य जीवों के संरक्षण तरीकों एवं राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के साथ अनुसंधान को बढ़ावा देती है। अगला है टर्टल सर्वाइवल अलायंस। तो इसका गठन जो है आपका वर्ष 2001 में मीठे जल के कछुओं एवं सामान्य कछुओं के स्थायी बंदी प्रबंधन सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट के लिए आयुषियन की साझेदारी में किया गया था। तो याद रखिएगा यह टर्टल सर्वाइवल अलायंस है, यह मीठे जल के कछुओं के लिए मतलब फ्रेश वाटर, ठीक है, ना कि समुद्री जल के लिए। जो नदी झीलों इत्यादि में पाए जाते हैं, जो फ्रेश वाटर के सोर्स हैं, उनमें जो कछुए पाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए यह अलायंस है। इसका गठन एशियाई कछुआ संकट के मद्देनज़र किया गया था। अब ये एशियाई कछुआ संकट क्या है, तो एशियाई कछुआ संकट जो है चीनी बाज़ारों में मतलब चाइना के बाज़ारों में अवैध तरीके से निरंतर कछुआ आपूर्ति से संबंधित है। अब अगला संस्था है ट्रैफिक, जिसका पूरा नाम है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। फ्लोरा मतलब वनस्पतियों से संबंधित, फौना मतलब जीव जंतुओं से संबंधित है, जंतुओं से संबंधित। ट्रैफिक जो है यह वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क एक
अग्रणी गैर सरकारी संगठन है, अर्थात एक एनजीओ है जो जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के संदर्भ में वन्य जीव व्यापार के क्षेत्र में कार्य कर रहा है तथा यह विश्व वन्य जीव कोष अर्थात WWF और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ अर्थात आयुषियन का एक संयुक्त कार्यक्रम है। तो याद रखिएगा, ये जो ट्रैफिक संगठन है किनके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है, तो WWF अर्थात विश्व वन्यजीव कोष और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुषियन का यह एक जॉइंट प्रोग्राम है। इसकी स्थापना 1976 में, कब 1976 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में है। और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पौधों और पशुओं का व्यापार जो है प्रकृति संरक्षण के लिए खतरा न हो। तो यह जो आपके वनस्पतियां हैं और जो पशु हैं उनके व्यापार को ट्रैक करता है और उनकी निगरानी करने का कार्य करता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं टी सेल प्रतिरक्षा के बारे में या टी सेल इम्यूनिटी के बारे में। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने स्वस्थ हुए कोविड-19 एवं सॉर्स रोगियों और असंक्रमित व्यक्तियों जो संक्रमित नहीं हुए हैं में भी SARS-CoV-2 के लिए विशिष्ट टी सेल प्रतिरक्षा का पता लगाया है। अब प्रश्न उठता है कि यह टी सेल होते क्या हैं। तो मानव शरीर में टी सेल जो है ये एंटीबॉडी के साथ वायरल संक्रमण के खिलाफ मानव प्रतिरक्षा ह्यूमन जो इम्यूनिटी है उस मानव प्रतिरक्षा प्रक्रिया का यह हिस्सा है। टी सेल जो है सीधे तौर पर संक्रमित कोशिकाओं को निशाना बनाती है और उन्हें मार देती है तथा टी सेल क्या है, एक प्रकार का लिम्फोसाइट है जो थाइमस ग्रंथि से या थाइमस ग्रंथि में विकसित होता है और मानव प्रतिरक्षा प्रक्रिया में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में बताया गया है कि ये जो विशिष्ट टी सेल या जो टी कोशिकाएं हैं इनको ये उन सभी लोगों में पाया गया जो 17 वर्ष पहले जब सार्स का प्रकोप हुआ था तो सार्स से ठीक हुए थे या SARS-CoV-1 और SARS-CoV-2 के 50% से अधिक असंक्रमित थे। मतलब इनमें संक्रमण की जो स्थिति थी वो 50% से कम थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि सामान्य आबादी में पहले से ही SARS-CoV-2 प्रतिरक्षा का एक स्तर मौजूद है और इन शोधकर्ताओं के द्वारा अनुमान लगाया गया कि संक्रमण एवं कोरोना वायरस के संपर्क में आने से मानव शरीर में लंबे समय तक कार्य करने वाली टी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं जो इस प्रकार के वायरस से होने वाले संक्रमण से इन फ्यूचर में रक्षा करती हैं। अतः कोविड-19 के संक्रमण एवं संसर्ग को प्रबंधित करने में ये जो टी सेल हैं ये मददगार साबित हो सकती हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं भारत में राज्यों के राज्यपाल के संदर्भ में। तो यह जो आपका टॉपिक है यह आपके मुख्य परीक्षा के जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व वाला जो टॉपिक है इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि राज्यपाल की चर्चा हम कर क्यों रहे हैं। तो कर इसलिए रहे हैं कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे उनका भी हाल ही में देहांत हुआ है। भारत में राज्यों के राज्यपाल की स्थिति को देखें तो भारत में राज्यपाल जो हैं ये राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है। मतलब सारा कार्य तो इसी के नाम से होता है परंतु ये इनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होते हैं। जबकि मुख्यमंत्री जो होता है राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। जैसे केंद्र स्तर पर क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है परंतु जो मुख्य शक्तियाँ होती हैं, जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार की स्थिति जो है आपकी राज्य में भी होती है। और 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति दो से अधिक भी राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मतलब एक ही समय में वो 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ऐसा जो है अनुच्छेद 153 में भी कहा गया है, आर्टिकल 153 में भी बताया गया है। अब यदि इनकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कहाँ होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में, जहाँ पर
कुछ जगह पे उपराज्यपाल होते हैं, कुछ जगह पे गवर्नर कहे जाते हैं। तो राज्यपाल तथा उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और नियुक्ति का प्रावधान कहाँ पर है? संविधान के अनुच्छेद 155 में दिया गया है। अब यदि इनके निष्कासन या रिमूवल की बात करें, इनको पद से हटाया कैसे जाता है, तो सामान्यतः राज्यपाल के पद का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, किंतु इन्हें कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। कैसे? चूँकि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसादोपरांत पद धारण करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पद से बर्खास्त किया जा सकता है, तथा राज्यपाल के निष्कासन के लिए राष्ट्रपति की भांति महाभियोग का कोई प्रावधान इनके ऊपर नहीं लागू होता। राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग का प्रावधान है वो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति को यदि उसके पद से हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, परंतु राज्यपाल के लिए ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है। अब बात करते हैं राज्यपाल की जो प्रमुख विवेकाधीन शक्तियां हैं उनके बारे में। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पश्चात मुख्यमंत्री द्वारा सलाह देने पर राज्यपाल जो है वो विधानसभा भंग कर सकते हैं, और इसके पश्चात यह राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वह आगे क्या निर्णय लेंगे। तो ये इनका विवेकाधिकार है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य की विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो विधेयक को आरक्षित करने का जो ये प्रावधान है ये आपके संविधान के अनुच्छेद 201 में दिया गया है, तथा इससे पहले जो अनुच्छेद 200 है इसमें क्या है? विधेयकों पर अनुमति के बारे में बात कही गई है कि जिस पर विधेयक किस प्रकार से विधेयकों पर राज्यपाल के द्वारा अनुमति दी जाएगी। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो प्रश्न उठता है कि कौन से ऐसे विधेयक हैं जिनको ये आरक्षित कर सकता है। कुछ विधेयक तो ऐसे हैं कि यदि उनमें वो विषय आता है तो उनको आवश्यक है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। जैसे कि जिस विधेयक से उसके विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण अर्थात न्यूनीकरण हो जाएगा या मिनिमाइजेशन हो जाएगा कि वह स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है, मतलब जिस चीज़ के लिए जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए या जिन कार्यों के लिए न्यायालय की स्थापना की गई थी संविधान के अनुसार, वह संकटापन्न हो जाएगा, मतलब वो खतरे में आ जाएगा। उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। अब यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अब उसके बाद उस पर राज्यपाल का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। इसके अलावा अगला है कि विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर राज्यपाल द्वारा किसी को भी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये उसका विवेकाधिकार है। इसके अलावा राज्यपाल जो है 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्य कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ के सरकारों द्वारा स्वायत्त जनजाति जिला परिषदों को खनिज उत्खनन के लिए लाइसेंस से प्राप्त रॉयल्टी की देय राशि को निर्धारित करने का कार्य राज्यपाल को प्राप्त है। तथा यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो जनजातियों के बारे में जो प्रावधान के बारे में है वो 2 अनुसूचियों में, एक अनुसूची 5 में है और अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में जो है वो स्पेशली 4 राज्यों के बारे में प्रावधान किया गया है जनजातियों के बारे में। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो याद रखिएगा अनुसूची 6 में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान करने के बारे में बताया गया है। इसके अलावा राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है, मतलब मुख्यमंत्री से सरकार के बारे में ये चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद के तहत पूछ सकते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार। तो इसमें मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सरकार के कार्यों से अवगत कराए। इसी प्रकार का जो प्रावधान है वो प्रधानमंत्री के लिए किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद
8 में है कि वो राष्ट्रपति को सरकार के कार्यों से सूचित करे। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री के लिए ऐसा प्रावधान 167 में है और प्रधानमंत्री के लिए 78 में है। इसके अलावा राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी भी साधारण बिल पर सहमति देने से इनकार कर सकता है यह। अब देख लेते हैं कि राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के साथ समस्याएं क्या हैं। जैसे इसमें पहला है, राज्यपाल को केवल केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री का कोई योगदान नहीं होता है या राज्य के विधानसभा का कोई योगदान नहीं होता है। तो कई सारे जो कमेटियां गठित की गई उनकी यह रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री की भी सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं होता है और वह केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की इच्छानुसार पद धारित करता है। मतलब यदि केंद्र में सत्ता बदलती है तो राज्यों के राज्यपाल बदल दिए जाते हैं, परंतु राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं होता है। तीसरा, नियुक्ति का तरीका और कार्यकाल की अनिश्चितता दोनों राज्यपाल को राजनीति प्रेरित परिस्थितियों में केंद्र सरकार के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य कर सकते हैं। मतलब केंद्र सरकार जैसा चाहे वैसा ही इन्हें राज्य में करना पड़ता है। तो एक प्रकार से जो राज्यपाल होते हैं वो केंद्र सरकार के ही एजेंट के तौर पर राज्य में कार्य करते हैं। तो इससे कई बार क्या होता है कि राजनीतिक जो है संकट भी राज्यों में आ जाता है। अब हम लोग कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को देख लेते हैं जो राज्यपाल से संबंधित हैं, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अनुच्छेद 153, आर्टिकल 153 क्या है, इसमें राज्यों के राज्यपाल के बारे में कहा गया है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात है। 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में बात की गई है और 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। तथा अनुच्छेद 161 में, आर्टिकल 161 में क्या है, इसमें क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में कहा गया है। तो इसके अनुसार क्या है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। ऐसा किस में कहा गया है? अनुच्छेद 161 में। अब यहाँ पर ये जो कुछ शब्द हैं जैसे क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, ये हैं क्या, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग क्षमादान की बात कर लेते हैं। तो जो क्षमादान है जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्डन कहते हैं, ठीक है। यह एक अनुग्रह है जिसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है। और क्षमादान जो है केवल दंड को ही समाप्त नहीं करता, अपितु दंडित व्यक्ति को उस स्थिति में ला देता है जैसे कि उसने अपराध किया ही ना हो, अर्थात वह निर्दोष हो जाता है जब किसी का को क्षमादान दिया जाता है। दूसरा क्या है, लघुकरण। तो लघुकरण जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्यूट कहते हैं। लघुकरण में क्या होता है कि बड़े दंड को कम किया जाता है। जैसे किसी को कठोर कारावास की सज़ा दी गई है तो उसे साधारण कारावास में बदल देना, ये लघुकरण कहलाता है। इसके बाद परिहार। परिहार में क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमिशंस कहते हैं। इसमें दंड की प्रकृति को बदले बगैर, मतलब जो दंड का जो नेचर है उसको बदले बगैर उसे कम करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी व्यक्ति को यदि 1 वर्ष की साश्रम कारावास की सज़ा दी गई है तो उसको कम करके 6 माह साश्रम कारावास कर दिया गया। तो साश्रम पहले भी था, साश्रम अभी भी है, तो नेचर नहीं बदला गया है, केवल सज़ा को वो जो टाइम पीरियड है वो कम कर दिया गया है। इसके अलावा विराम। विराम क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्पाइट्स कहते हैं। विराम इसमें क्या होता है, विशेष परिस्थितियों में दंड कम करना। जैसे कोई गर्भवती स्त्री है जिसको मृत्यु दंड की सज़ा दी गई है, तो यदि वह गर्भवती है तो क्या किया जाएगा, उसको मृत्यु दंड को साधारण कारावास में बदल देना, यह विराम कहलाता है। प्रविलंबन में क्या होता है कि इसमें मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन किया जाता है, ठीक है।
अगर किसी को मृत्युदंड दी गई है तो उसको अस्थायी तौर पर रोक दिया जाता है। तथा ये जो क्षमादान का प्रयोग है ये परीक्षण के पूर्व, उसके दौरान और उसके पश्चात सभी स्थितियों में किया जा सकता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मृत्युदंड के लिए जो क्षमादान की प्रक्रिया है या क्षमादान की जो शक्ति है वो किसके पास है? केवल राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है। और राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्तियां प्रदान है वो किस में है? आर्टिकल 72 में है, जबकि राज्यपाल का किस में है? 161 में है। और दूसरी चीज़ कि दोनों ही, जैसे राष्ट्रपति जो है ये जो क्षमादान की शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं वो मंत्रिमंडल के परामर्श से करते हैं, उसी प्रकार से राज्य में जो राज्यपाल होते हैं अपनी शक्तियों का, क्षमादान की शक्तियों का, वो राज्य के जो मंत्रिमंडल होता है उसके परामर्श से करते हैं। तो इतनी चीज़ें जो हैं ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आर्टिकल 163 जो है, आर्टिकल 163 ये क्या है? इसमें राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की बात कही गई। मतलब इसी के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और जो मंत्री परिषद होती है उसका गठन किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं मुद्रा विनिमय समझौता CSA अर्थात करेंसी स्वैप अरेंजमेंट के बारे में। तो यह जो टॉपिक है आपका, चूँकि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, तो यह आपके मुख्य परीक्षा के GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय के अंतर्गत कवर हो जाएगा। अब संदर्भ की बात कर लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI तथा श्रीलंका ने नवंबर 2022 तक के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय, ये जो करेंसी स्वैप है, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखिएगा किसके किसके मध्य समझौता हुआ है? भारत और श्रीलंका के मध्य में। अब प्रश्न उठता है कि यह मुद्रा विनिमय क्या होता है। तो मुद्रा विनिमय समझौता जो है दो मैत्रीपूर्ण संबंधों वाले देशों के मध्य अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की व्यवस्था होती है। चूँकि नॉर्मली जो होता है, जो हमारा विदेश व्यापार होता है, उसके लिए जो हम क्या कहते हैं पैसा चुकाते हैं वो किस में चुकाते हैं? डॉलर में। मतलब जो फॉरेन करेंसी होती है उसमें ही हम लोग लेन देन करते हैं, मेनली डॉलर में। इसके माध्यम से क्या होता है, जो समझौता है मुद्रा विनिमय कि जो स्थानीय मुद्रा, जैसे भारत की जो मुद्रा है रुपया, तो हम जब श्रीलंका से बिजनेस करेंगे तो हम रुपए में ही उनको भुगतान कर देंगे। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो सुरक्षित रहेगा। मतलब हमें हमारी जो डॉलर पर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो इसके अनुसार दोनों देश अमेरिकी डॉलर की तरह तीसरे देश की मुद्रा में लाए बिना पूर्व निर्धारित विनिमय दरों पर आयात और निर्यात व्यापार हेतु भुगतान करते हैं। क्योंकि डॉलर में क्या होता है, उसका जो रेट होता है, विनिमय रेट, वो फ्लक्चुएट करता रहता है। अब इसमें क्या होता है, मुद्रा विनिमय समझौता, इसमें पहले से निर्धारित किया जाता है कि किस रेट पे, किस विनिमय दर पर हम लोग अपना आयात निर्यात करेंगे अपने करेंसी का। इसके अलावा मुद्रा विनिमय समझौता द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल दो ही देश इसमें शामिल हो, दो से अधिक देश भी शामिल हो सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य हैं उसमें से जो यूरो करेंसी को अपनाते हैं तो वो अपना व्यापार किस में करते हैं? यूरो करेंसी में ही करते हैं। अब इस समझौते का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस? इस समझौते से भारतीय बाजार में विश्वास की वृद्धि होगी। इसके अलावा भारत के लिए समझौते के तहत निर्धारित पूंजी उपलब्ध होगी, जो कि 400 मिलियन डॉलर का जो समझौता किया गया, और भारतीय इकाइयों के लिए पूंजी लागत में कमी के साथ साथ विदेशी पूंजी बाजार तक पहुंच में आसानी होगी। इसके अलावा भारत में विदेशी मुद्रा तथा पूंजी बाजार में अधिक स्थिरता लाने में यह समझौता सहायक होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इंडिया आइडियाज समिट के बारे में। तो हाल ही में अमेरिका भारत व्यापार परिषद USIBC द्वारा इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन किया गया है। और इस बार की जो थीम है वह थीम क्या है? बेहतर भविष्य का निर्माण। क्या है? बेहतर भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। यह जो इंडिया आइडियाज समिट है यह भारत से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर उच्च स्तरीय संवाद के लिए विद्वानों, चिकित्सकों, राजनयिकों और थिंक टैंक आदि को इकट्ठा करने का एक मंच है। यह अमेरिका भारत व्यापार परिषद USIBC जो है वर्ष 2020 में अपनी 45वीं वर्षगांठ मना रहा है।
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1975 में गठित अमेरिका भारत व्यापार परिषद USIBC दोनों देशों के बीच एक प्रमुख व्यवसाय संगठन है, मतलब यह व्यवसाय से संबंधित संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, IRCS के बारे में। तो सबसे पहले संदर्भ की बात कर लेते हैं, चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए आया है कि लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि कई अस्पतालों में खून की कमी हुई। क्यों? क्योंकि लोगों का आना जाना प्रतिबंधित था, तो लोगों का मूवमेंट हो नहीं रहा था, तो लोग ब्लड डोनेट करने के लिए जा नहीं पा रहे थे। तो इस सिचुएशन में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने जगह जगह पर कैंप लगाए, घरों तक में भी जा करके जो डोनेट करना चाहते थे उनसे ब्लड कलेक्ट किया और काफ़ी बड़ी मात्रा में ब्लड कलेक्ट करके ज़रूरतमंद लोगों तक उसको पहुंचाया। तो इसलिए यह चर्चा में था। तो अब बात कर लेते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है वर्ष 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम के तहत की गई थी तथा इसे 1920 के संसद अधिनियम 15 के तहत सम्मिलित किया गया था। और यह एक स्वैच्छिक मानवीय संगठन है जिसके अंतर्गत पूरे देश में 1100 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क कार्यरत है भारत में। और यह आपदाओं, आपात स्थितियों के समय राहत सहायता प्रदान करता है तथा कमज़ोर लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा देने का कार्य करता है। और यह विश्व के सबसे बड़े स्वतंत्र मानवीय संगठन इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट का प्रमुख सदस्य है, मतलब जो रेड क्रॉस है उसका प्रमुख सदस्य है यह। तथा भारत के जो माननीय राष्ट्रपति होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो होते हैं ये सोसाइटी के चेयरमैन होते हैं। अब थोड़ा सा रेड क्रॉस के बारे में देख लें। तो रेड क्रॉस, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़, इसकी स्थापना जो है 1863 में हेनरी ड्यूनेट के द्वारा जिनेवा में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। और इसके कार्यों के लिए इसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। कब कब किया गया है? तो पहली बार 1917 में, फिर 1944 में और फिर 1963 में। तथा प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है डॉक्टर हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नाग नदी के बारे में, नाग रिवर के बारे में। तो संदर्भ क्या है? तो हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं शहरीकरण के कारण नाग नदी, जिसके नाम पर नागपुर शहर का नाम रखा गया है, इसमें बढ़ते प्रदूषण स्तर पर चिंता व्यक्त की है। तो याद रखिएगा नाग नदी कहाँ संबंधित है? महाराष्ट्र से, और यह नागपुर से होकर के गुजरती है। नाग नदी महाराष्ट्र में, भारत में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर से होकर के बहने वाली नदी है। और वर्ष 1908 के ब्रिटिश कालीन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार नाग नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र में वाड़ी के पास लावा पहाड़ियों से होता है। और यह नदी कन्हान पेंच नदी प्रणाली का एक भाग भी है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कान्हान पेंच नदी प्रणाली के बारे में। तो कन्हान नदी जो है यह मध्य भारत में सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में स्थित एक बड़े क्षेत्र में बहने वाली बेनगंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तथा महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से होकर बहने वाली कन्हान नदी की लंबाई जो है कितनी है? 275 किलोमीटर है। और कन्हान नदी नागपुर शहर के लिए एक प्रमुख जल आपूर्ति स्रोत है। तथा पेंच नदी जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो कन्हान की सहायक कौन सी है? पेंच नदी है। और कन्हान किसकी सहायक है? बेनगंगा की सहायक नदी है। तथा पेंच नदी जो है कन्हान नदी के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी, जबकि दाएं तट की सहायक नदियाँ में जाम नदी, कोलार नदी और नाग नदी प्रमुख है। तो याद रखिएगा कन्हान नदी की सहायक नदी नाग नदी भी है, पेंच नदी भी है, जाम है और कोलार है। और ये खुद जो है कन्हान नदी बेनगंगा की सहायक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं विजय दिवस के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? तो 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले या शहीद होने वाले सैनिकों की याद में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध जो कि पाकिस्तान के विरुद्ध किया गया था, तो कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है और यह लगभग 60 दिनों तक चला था। और 26 जुलाई
1999 को समाप्त हुआ था। इसी 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार जो 2020 में मनाया गया है, इसकी 21वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आगे चलते हैं, आगे बात लेते हैं स्वालबार्ड द्वीप समूह के बारे में, या स्वालबार्ड आर्कियोपेलिगो के बारे में। जो द्वीप समूह होता है उसे क्या इंग्लिश में कहते हैं, आर्कियोपेलिगो कहते हैं। तो हाल ही में नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में तापमान जो है 21.7 डिग्री सेंटीग्रेड की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। क्योंकि ये पूरा इलाका क्या है, बर्फ से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर इतना टेम्परेचर होना बहुत बड़ी बात है। उल्लेखनीय है कि स्वालबार्ड की लांग ईयरबायन बस्ती में तापमान का लगभग 41 वर्ष पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। बीते वर्ष प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि विश्व के दूसरे क्षेत्रों की तुलना में जो आर्कटिक क्षेत्र है, आर्कटिक द्वीप है, ये आर्कटिक द्वीप के क्षेत्र कहीं अधिक तेज़ी से गर्म हो रहे हैं, तथा इस क्षेत्र में तापमान बढ़ने से क्या होगा कि और अधिक हिमस्खलन और भूस्खलन की घटनाएं देखी जा सकती हैं। इसके अलावा लगातार बढ़ते तापमान से आर्कटिक के वन्यजीवों, जैसे कि यहाँ पे जो पोलर बियर या ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, इनके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, जो कि मुख्य तौर पर समुद्री बर्फ के आवरण पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा ये जो स्वालबार्ड है, इसकी अवस्थिति के बारे में बात करें तो यह आर्कटिक महासागर में एक नॉर्वेजियन द्वीप समूह है। मतलब नॉर्वे जो देश है उसके अधिकार क्षेत्र में यह आता है, तथा यह स्थित कहाँ है, तो यह उत्तरी ध्रुव से लगभग 1300 किलोमीटर, कितना 1300 किलोमीटर या 800 मील दूर स्थित लांगीरबायन बस्ती जो है, यह स्वालबार्ड द्वीप समूह की सबसे मुख्य बस्ती मानी जाती है और यहाँ लगभग 2000 लोग निवास करते हैं। तो याद रखिएगा, इस जो द्वीप समूह है स्वालबार्ड द्वीप समूह, इसके बारे में कि यह कहाँ पर स्थित है, तो यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। किसके अधिकार के अंतर्गत आता है, तो नॉर्वे के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये नॉर्वे है जिसकी राजधानी ओस्लो है, स्वीडन है और ये फिनलैंड है, ठीक है। और ये पूरा का इलाका जो है आपका आर्कटिक महासागर वाला है। और ऊपर जाएंगे तो आपका उत्तरी ध्रुव मिल जाएगा, वहाँ से 1300 किलोमीटर दूर आपका ये स्वालबार्ड नामक स्थान है, ठीक है। स्वालबार्ड द्वीप समूह है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।